नमस्कार मित्रों, मैं हूं नाइटन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग न्यूटन्स का थर्ड लॉ शुरू करेंगे और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए मित्रों आते हैं टॉपिक पे। थर्ड लॉ क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद इसमें जो भी पॉइंट्स होंगे ना वो अपन देखते चलेंगे। ठीक है, ताकि कुछ मिस ना हो, क्योंकि ये तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो हम उसी के हिसाब से वही स्ट्रैटेजी रखेंगे। अभी हम जेईई या नीट के जो लेवल के जो बात होता है उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग लाइन बाय लाइन चलेंगे इसका। ठीक है, चलिए पहले थर्ड लॉ समझिए आप। थर्ड लॉ क्या कहता है, अगर सीधा सीधी स्टेटमेंट में देखें तो शायद आपको पढ़ने में आ रहा होगा, ना भी पढ़ने में आ रहा हो तो अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपको थर्ड लॉ पता होना चाहिए। ठीक है, और कोई 9th-10th के लोग हैं तो उनके लिए मैं एक बार ये लाइन पढ़ देता हूँ। ठीक है, टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैंने हर चीज़ पे आपका हर एक्शन के लिए आपका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। ठीक है, तो पहला जो बहुत कॉमन इसका ये है जो एग्जाम्पल है, क्या है कि किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, आपने रिटर्न में उसको दूसरा थप्पड़ मारा। ठीक है, तो ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ना। अब यहाँ पर दो बातें समझने की है। ठीक है, पहला चीज़ जो है हमेशा ट्रू है, बाकी मैंने ये तो मैंने ऐसे ही रैंडम एग्जाम्पल ले लिया, कोई एग्जाम्पल नहीं है इस चीज़ का, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिया। तो यहाँ पे दो बात है, एक बात हमेशा होता है इसमें और एक बात कभी नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो वो दोनों बात हम समझते हैं। पहला कि आप तो यहाँ पर हैं, आप यहाँ पे हैं, खड़े हैं। ठीक है, और किसी ने आपको, मैंने अभी मैंने एक ही हाथ दिखाया है, किसी ने आपको चट से एक थप्पड़ लगाया। ठीक है, आपने भी क्या किया, ले भाई तू भी खा। ठीक है, टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें हैं। पहला बात तो ये कि जो फोर्स लग रहा है, इसने इसको मारा, ए बी रख लेते हैं, ए ने बी को मारा, सॉरी ए ने बी को मारा, फिर बी ने ए को मारा मान लेते हैं। तो पहला चीज़ इसमें जो हमेशा ट्रू रहता है, इस एग्जाम्पल से हमको क्या दिखता है कि फोर्स जो है वो अपोजिट बॉडीज़ पे लग रही हैं। ठीक है, फोर्स क्या हो रहा है, दोनों थप्पड़ आपके गाल पे नहीं लग रहा है, एक थप्पड़ आपके गाल पे लग रहा है, एक थप्पड़ सामने वाले के गाल पे लग रहा है ना। तो इसमें ट्रू जो हमेशा हर केस में होता है, दैट इज कि बोथ फोर्स जो है, बोथ फोर्स नॉट ऑन सेम बॉडी, ये हमेशा ट्रू है। अरे यार क्या है, नॉट ऑन सेम बॉडी। ठीक है, ये हमेशा ट्रू है। ठीक, कोई सा भी एग्जाम्पल लेंगे, ये हमेशा ट्रू है कि दोनों ही फोर्सेस जो हैं वो सेम बॉडी पे नहीं लग रहे होते हैं। ठीक, क्या ट्रू नहीं है कि इस एग्जाम्पल से क्या ट्रू नहीं है, ये एग्जाम्पल है भी नहीं वैसे थर्ड लॉ का, बट मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, क्या ट्रू नहीं है, हुआ क्या इसमें कि इसने ए ने बी को जब थप्पड़ मारा उसके बाद बी ने ए को मारा, राइट। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ये चीज़ फॉल्स हो जाता है। फॉल्स क्या है, वन एक्शन आफ्टर अदर। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से क्या होता है, ये लाइन फॉल्स हो जाता है जो इस एग्जांपल में हमको दिख रहा है। और ट्रू क्या हो जाता है न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, ठीक है, बोथ जो है वो सेम बॉडी पे नहीं है। तो कहने का ये मतलब है, अगर दोनों स्टेटमेंट हम न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से ही बोलना चाहें तो ये होगा कि जो बोथ फोर्सेज हैं वो डिफरेंट बॉडी पे लग रही हैं। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि एक्शन रिएक्शन नहीं है, ये साइमल्टेनियस फोर्सेस हैं। मतलब दोनों अगर एक साथ थप्पड़ मारे, ठीक है, मैं आपको मारूँ और आप मुझे मारे, वैसा कुछ तो साथ में, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रू है, एक के पीछे दूसरा नहीं होता है। ठीक है ना। तो उसका और एग्जांपल लेते हैं। अब एक्चुअल एग्जांपल पे हम चलते हैं यहाँ से, जहाँ पे आपको दोनों ही मतलब एक तो ये ट्रू दिखेगा ही और ये फॉल्स जो है, ठीक है, उसका ट्रू वर्जन जो था हमारे पास, साइमल्टेनियस वाली बात कि दोनों साइमल्टेनियस मतलब साथ में ही होता है। ठीक है, साइमल्टेनियस लगते हैं फोर्सेस। ठीक है, साइमल्टेनियस फोर्सेस हैं, दोनों साथ में ही काम करते हैं। ठीक, आ जाइए। अब ये चीज़ दो बात समझ लिए हैं, तो अब जो इसके पॉइंट्स हैं ना वो देखते चलते हैं। थर्ड लॉ बहुत टफ नहीं है, ठीक है ना, मतलब सवाल इस पे ही ज़्यादा आएंगे आपके पास। जो मैकेनिक्स का एक्चुअल सवाल है वो थर्ड लॉ पे ज़्यादा बढ़िया बनता है। बढ़िया बनने का कहने का मतलब है कि थोड़ा आपको दिमाग को झकझोरेगा।
ठीक है, तो आ जाइए पहला एग्जांपल क्या है इसमें। सॉरी, पहला एग्जांपल है कंप्रेस्ड स्प्रिंग। ठीक है, पहला एग्जांपल किस चीज़ का? कंप्रेस्ड। आपने स्प्रिंग देखा होगा, ऐसा होता है ना, गोल गोल सा स्प्रिंग होता है, एक ही गोल गोल सा होता है। ठीक है, तो आप उसको प्रेस करते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपने जब प्रेस कर लिया उसके बाद वो फोर्स लगाता है। जैसे ही आप प्रेस करते जाते हैं वो भी अपना फोर्स लगाते चलता है। आपने हम फील किया होगा इस चीज़ को। पहला एग्जांपल ये था। दूसरा एग्जांपल क्या था? ठीक है, अर्थ जो है एक स्टोन को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जो ये दूसरा एग्जांपल है, ये मैंने जब ये पढ़ रहा था तो इसमें लगा कि यार इसमें एक आध चीज़ और बताना चाहिए था, थोड़ा मिसिंग लगा मुझे, क्योंकि अब सब बच्चे तो एक IQ लेवल के होते नहीं हैं। कोई थोड़ा अच्छा IQ लेवल पे होता है तो वो तो समझ जाता है, लेकिन कोई एवरेज है या उससे कम है तो उसको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आता है। आपको क्या समझना है कि हमारे पास एक अर्थ है और अर्थ पे एक छोटा सा पत्थर गिर रहा है। तो अब क्या कर रहा है कि अर्थ इस पे जो है ग्रेविटी लगा रहा है। ग्रेविटी लगा रहा है मतलब फोर्स लगा रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन mg, ये हम देख चुके हैं, mg लगता है वो। ठीक है, तो इस एक्शन का रिएक्शन क्या है? ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। आपको ये समझना चाहिए कि इसने क्या बोला कि भाई इतना ये छोटा है कि इसको नेगलेक्ट कर दिया जाए। लेकिन क्या नेगलेक्ट किया जाए? अगर ये इस पर mg का फोर्स लगा रहा है तो ये जो है ये भी इस पर m इंटू जी डैश का फोर्स लगा रहा है। m इज़ मास ऑफ अर्थ एंड जी डैश जो है, जो इसकी ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो होगा, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, सबके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है। सब ऑब्जेक्ट के पास एक एक छोटी से छोटी चीज़, इनफैक्ट ये पेन जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जिससे मैं इस पैड पे लिखता हूँ, तो उसमें ये भी ग्रेविटी लगा रहा है। अब मेरे पे ये ग्रेविटी लगा रहा है, मैं इस पे ग्रेविटी लगा रहा हूँ। अगर किसी बॉडी में अगर मास है, किसी चीज़ में अगर मास है तो उसके पास वो ग्रेविटी का फोर्स है। ठीक है, इट डिपेंड्स कि वो बॉडी कितना बड़ा है, उसके हिसाब से उसका ग्रेविटी का फोर्स भी वेरी करता है। मून छोटा है तो 1/6 है, राइट। अर्थ बड़ा है तो मतलब अगर आपका वेट अर्थ पे कितना है 60 है तो मून पे आपका 10 kg वेट होगा। किसी को अगर फील करना हो, किसी मोटे आदमी को भाई मैं 120 किलो का हूँ, उसको फील करना हो कि भाई बहुत कम वेट है उसका, तो वो मून पे चला जाए, उसका वेट 120 kg का 20 किलो हो जाएगा। 1/6 वेट वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब है कि जब ये वाला जो एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें क्या हो रहा है कि एक स्टोन जो जब वो अर्थ पे गिर रहा है तो अर्थ उस पर mg की फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो मास किसका? पत्थर का। ग्रेविटी किसका? अर्थ का। और ये छोटा ऑब्जेक्ट जो है पत्थर जो, वो क्या कर रहा है? वो भी mg का फोर्स लगा रहा है। m डैश g डैश रख लीजिए। ठीक है, m डैश क्या है? मास, अर्थ का मास, और g डैश क्या है? उसका अपना ग्रेविटी। अब इस ग्रेविटी का वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, इस ग्रेविटी का वैल्यू जो अर्थ पे ये लगा रहा है, इस जी डैश का वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो ये जो टोटल वैल्यू निकल के आएगा 0 निकल के आएगा अप्रॉक्सीमेटली। अब 0.000 करके इन्फाइनाइट पे जाके कहीं कुछ ऐड हो जाए तो उसकी अलग बात है, बट बहुत कम ग्रेविटी होता है। अब ये पेन है, ये पेन मेरी और क्यों नहीं आ रहा? जब मैं इस गिरा रहा हूँ तो नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी मेरे ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या कर रहा है? इसको बहुत ज़्यादा नीचे की ओर खींच लेता है। ठीक है, ये यहाँ पर बताना चाह रहा है। तो आप वापस आते हैं थर्ड मोशन पर। मैंने कुछ मुझे मिसिंग लगा तो मैंने सोचा बता दूँ, बाकी किन्हीं को अगर पता चल गया हो पहले से ही तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट तो इसमें ये बताया है कि इस लाइन के हिसाब से न्यूटन ने जो थर्ड लॉ बोला बहुत ज़्यादा कॉन्साइज बताया। अब ये कॉन्साइज जो बताया उसका क्या कहने का मतलब है कि वो बोलते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है वहाँ पर, मतलब एक के बाद दूसरा लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है एक लगता है उसके बाद दूसरा लगता है, ऐसा नहीं है। वो पेयर्स में ऑकर करते हैं, साइमल्टेनियस, मैंने बताया ना आपको, वो पेयर्स में ऑकर करते हैं। आप ये पढ़ लीजिएगा, वही बातें लिखी हुई हैं। मेरा समझाने का काम है तो मैं आपको समझाते चलता हूँ, और पढ़ने का काम आपका है तो आप पढ़ते चलिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें जो याद रखना है हमको, ट्रू एंड फॉल्स में कुछ या आपके सवाल में आ सकता है 11th के सवाल में, कि फोर्सेज ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स। पेयर्स में ऑकर होते हैं। फोर्स ऑन अ बॉडी ए, क्या है? फोर्स ऑन ए बॉडी ए बाई बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन बॉडी बी बाई ए। ठीक है, ए जो जितना पर फोर्स लगा रहा है उतना ही बी ए पे फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और दोनों फोर्स क्या है? एक साथ ही लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक के बाद दूसरा लग रहा है। ठीक, इतना क्लियर है? ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पर कि इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हमको देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर गया ये? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, कि भाई उसने उसको थप्पड़ मारा तो उसने उसको थप्पड़ मारा। पढ़ने में ऐसा ही लगता है, और आप देखेंगे कि थप्पड़ मारने वाली भी बात भी इस लॉ में पक्का पक्की सूट करता है, बट ऐसा नहीं है। ठीक, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं है। ए बी को पे फोर्स लगा रहा है तो बी ए पे फोर्स लगा रहा है, अगर बी ए पे फोर्स लगा रहा तो ए बी पे फोर्स लगा रहा होता है, और ये दोनों साथ में ही हो रहे होते। कॉज एंड इफेक्ट वाली बात नहीं है कि एक हो रहा है इसलिए दूसरा उसको
वो चीज़ हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बाय द सेम रीजनिंग एनी वन ऑफ देम कैन बी कॉल्ड एक्शन और अदर को रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अब ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, ये जो है सो मतलब डिफरेंट बॉडीज़ पे लगता है और इक्वल एंड अपोजिट होता है और साइमल्टेनियसली लगता है। तो थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ इट डिफरेंट बॉडी पे लगता है, बॉडी पे लगता है। दूसरी बात क्या है? साइमल्टेनियस फोर्स है, साइमल्टेनियस फोर्स है। तीसरी बात क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है। और क्या नहीं है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जो है वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको मतलब अच्छा खासा क्लियर हो गया होगा कि किन बातों का ध्यान रखना है। जो बातों का ध्यान रखना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड लॉ के अंदर में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट बॉडी में और एग्जाम्पल अभी दूंगा तो आपको और क्लियर होगा चीज़। ठीक है, बाकी जो पॉइंट्स और क्या इसमें पॉइंट बता रहे हैं, मोशन ऑफ एनी वन ओनली वन ऑफ द टू फोर्सेज इज रिलेवेंट इट इज। ठीक है, इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जब आप दो बॉडीज़ ले रहे हैं माने इतना दूर में, ठीक है, दो बातें की हुई है। पहला तो एक्सटर्नल फोर्स की बात की, मैं अभी थोड़ा मूवी कर लेता हूँ ऊपर, आप पढ़ लीजिएगा। जब किताब तो होगा ही आपके पास, नहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए साइट से, ncrtnic.in से आता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो बात की गई है कि पहला जब ये दो फोर्स लग रहे हैं ना, FAB और FBA, दो फोर्सेस की बात हो रही है। पहला तो ये जब ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ठीक है, और दूसरा केस क्या है? ये पहला केस था और दूसरा केस क्या है? ये इंटरनल फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स के केस में क्या होता है? सपोज हम लोग मान लेते हैं कि दो बॉडीज रखी हुई हैं। ठीक है, दो बॉडीज रखी हुई हैं। ठीक है, मैंने ये सटा हुआ है, थोड़ा मैंने अलग दिखा दिया है बट ये सटा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं? इधर की ओर फोर्स लगाते हैं, इसकी ओर क्या कर रहे हैं? इधर की ओर फोर्स लगाते हैं। या आप मान लीजिए एक ही फोर्स रखिए, आप F रखिए, ये FAB और FBA नहीं है। ठीक है, तो ये इधर मूव कर रहा है, इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो इधर की ओर इसकी वेलोसिटी होगी, तो इसमें फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? फ्रिक्शन जो है FR इधर लग रहा होगा, इस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? ठीक है, इस पर फ्रिक्शन इधर की ओर लग रहा होगा। नाउ दिस इज FAB रख लीजिए आप, ये मान लेते हैं A है और ये B है, B ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ऐसा। ये FAB है और ये क्या है? F, थोड़ा अलग बताने के लिए मतलब सेम भी रख सकते हैं, FBA है। अब आप ये चीज़ देख सकते हैं कि FAB जो है वो FBA के अपोजिट में लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट में लग रहा है। माने FR जितना फ्रिक्शन उधर की ओर लगेगा उतना ही फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये FAB के बराबर है जो लेफ्ट साइड पे लग रहा है, और FBA के बराबर जो है वो राइट साइड में लग रहा है, इक्वल है और अपोजिट है। ठीक है, इतना क्लियर है। दूसरा चीज़, जब ये एक्सटर्नल फोर्स था तब तो ये चीज़ सही था। ठीक है, इसमें और क्या बोला गया है कि अब जो FAB है इक्वल्स टू FBA नहीं बोल सकते हैं। इनफैक्ट नॉट इक्वल टू FBA, ये क्या होता है? माइनस ऑफ FBA होता है, क्योंकि ये वेक्टर की बात हो रही है ना। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में क्या है? वेलोसिटी है, वेलोसिटी के पास क्या है? डायरेक्शन है। ठीक है, तो वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है तो एक्सेलरेशन के पास भी डायरेक्शन आ गया और वहाँ से फोर्स के पास भी डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये किसके FAB जो है किसके बराबर होगा? माइनस BA के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन भी काउंट करेंगे, एक चीज़। दूसरा चीज़, दोनों ही फोर्स जो है जैसा आप क्या फोटो में देख सकते हैं कि एक ही बॉडी पे नहीं लग रहा है, अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। ठीक है, तीन बातें हमने लिखी थी ना यहाँ पे, कहाँ गई तीन बातें? डिफरेंट बॉडी, साइमल्टेनियस फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट। तो देख सकते हैं आप, डिफरेंट बॉडी है, FRA पे लग रहा है, ये वाला FR1 जो है B पे लग रहा है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट है वो भी देख रहे हैं। ठीक है, और साइमल्टेनियस लग रहा है, मतलब साथ में ही लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि इस माने A पे पहले फ्रिक्शन लग जाएगा उसके बाद फिर B पे फ्रिक्शन लगना चालू होगा, नहीं होगा, दोनों साथ में ही लगेगा। तीनों बात यहाँ पर देखने में आ रहा है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला गया है कि ये जो FR है चूंकि अलग बॉडी पर है, इसीलिए हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, जोड़ करके वेक्टर एडिशन करके कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको कुछ हमको इस हिसाब से ट्रीट करना होगा। ठीक है, इस चीज़ के बारे में बताया है कि ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। FAB मैग्नीट्यूड की अगर मॉड लगा देंगे तब तो ठीक हो जाएगा, मॉड्यूलस लगा दीजिए आप तो ठीक हो जाएगा, देन दिस इज ओके।
इक्वल हो जाएगा। बट जब आप वेक्टर की बात कर रहे हैं तब वो डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये आगे रखना पड़ेगा। अभी से आप मान के चलिए कि आगे भी सवाल आएगा, उसमें ये चीज़ आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि किधर जा रहा है, क्या जा रहा है, उल्टा जा रहा है तो एक किसी एक में नेगेटिव लगा दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसमें लगाएं। जैसे FAB जो था वो इक्वल टू माइनस FBA था, अब ऐसा भी तो बोल सकते हैं माइनस FAB इक्वल्स टू FBA, ठीक है, माइनस मैंने उस साइड कर दिया। दूसरा वो चीज़ क्या बोल रहा है कि अगर ये इंटरनल फोर्स हो तब नेट फोर्स जो है वो जीरो हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो सकता है। अब मान लीजिए हम इसको क्या करते हैं, इंटरनल बनाते हैं। इंटरनल कैसे बनाएंगे इसको, फोर्स को हम क्या करते हैं, इसको एक ट्रक में डाल देते हैं। हमने क्या किया, इसको एक ट्रक में डाल दिया। अब जैसे ही इसको ट्रक में डाल दिया, ट्रक ये रुकी हुई है, दिस ट्रक इज स्टेबल है। स्टेबल कहने का मतलब वेलोसिटी इक्वल टू जीरो है। तो ये जो ब्लू में देख रहे हैं आप, दैट इज़ अ ट्रक। ट्रक के अंदर दो ये रखा हुआ जिसमें आप एक पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये इंटरनल फोर्स बन गया। इसके अंदर जो भी फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, इंटरनल फोर्स हो गया। ये एक्सटर्नल फोर्स अब नहीं रहा, ठीक है। जब भी हम ट्रक के बाहर की बात कर रहे थे तभी एक्सटर्नल फोर्स था, लेकिन किसी चीज़ सिस्टम के अंदर आपने इसको डाल दिया तो ये इंटरनल फोर्स बन गया। अब आप देख सकते हैं कि ट्रक जो है ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रक को मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स होता तो उसको मूव कर देता, लेकिन अभी तो ये इंटरनल फोर्स है, तो ये आपस में मूवमेंट कर रहा होगा, बट ओवरऑल जो सिस्टम है वो मूव नहीं कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस लाइन को आप थोड़ा देख लीजिए, इंटरनल फोर्स वाला सिस्टम थोड़ा ये है। इफ़ यू आर कंसिडरिंग द सिस्टम ऑफ टू बॉडीज एज अ होल, टू बॉडीज एज अ होल मतलब ट्रक में डाल दीजिए। FAB एंड FBA आर इंटरनल फोर्सेज ऑफ द सिस्टम A plus B, they add up to give null force, ठीक है। तो ये जब इंटरनल बढ़ गया तो ये जो ओवरऑल क्या फोर्स, कितना फोर्स जनरेट कर रहा है, मैंने इस पे जो F लगाया, ये जो पूरा सिस्टम जो बना इसमें क्या फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। क्यों जीरो आ रही है, क्योंकि ये जो ट्रक जो था वो जीरो वेलोसिटी पर ये मूव नहीं कर पा रहा था, ठीक है। ये चीज़ इसमें बोलने की कोशिश की गई है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें। ठीक है, तीनों बातों का आप ध्यान रखिएगा थर्ड लॉ का। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आ गया, इसको देखते हैं। अब थोड़ा इसमें समझते चलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए क्या है, टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स स्ट्राइक अ रिजिड वॉल, कहाँ गया रे, स्ट्राइक अ रिजिड वॉल एट with same speed but different angles and get reflected without any change in the speed, ठीक है, as shown in figure 4.6। पहला क्वेश्चन है the direction of the force on the wall due to each ball and the ratio of magnitudes of impulse imparted to the ball by the walls। रेशियो पूछा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछा है, ठीक है। अब इसमें देखिए दो केसेस दिए हुए हैं, एक केस ए है और एक केस बी है, ठीक है। अभी बी को भूल जाइए, ए पर आते हैं। ए में क्या हो रहा है कि ये डायरेक्टली इसको 90 डिग्री पर हिट मार रहा है, ठीक है। नॉर्मल जो है ये नॉर्मल जैसा है, नॉर्मल क्या होता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री पर हिट मार रहा है, उसी से यू से जा रहा है और यू से वापस निकल के आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो इसका हम खोजेंगे कि भाई इसका चेंज इन मोमेंटम क्या है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है ना कि अब जब आप सवाल बना रहे हैं एग्ज़ाम में, जब आप सब्जेक्टिव पेपर्स दे रहे हैं तो आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा। ऑल्दो इससे एविडेंट है कि इस फोटोज़ से कि भाई इसमें वाई का फैक्टर नहीं आ रहा है, क्योंकि मूवमेंट ऐसे ही हो रहा है, एक्स के डायरेक्शन में ही हो रहा है, प्लस में जा रहा है फिर माइनस में लौट के आ रहा है। बट जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको वाई का भी दिखाना पड़ेगा कि भाई वो जो है अपना वो जीरो है, ठीक है। चलिए इसमें क्या हुआ कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इसका मास एम को बता रखा है ना, मास क्या है, एम ही तो है, शायद नहीं बताया, मास एम मान लेते हैं, ठीक है। तो केस ए में क्या है, इनिशियल मोमेंटम एम यू है, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा माइनस एम यू। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, एम यू जो है वो अपना
इनिशियल है और ये फाइनल, ये क्या है, ये है। अब y का क्या है, y तो पहले से ही 0 है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू एम यू माइनस ऑफ एम यू, तो ये 2mu हो जाएगा, ठीक है। और y जो है वो 0 है, चूंकि y वाला जो सिस्टम है वो 0 है, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि ये 90 डिग्री पे है या नॉर्मल पे है। इसमें माइनस एम यू आ रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये जो है एक्चुअली डेल्टा पी एक्स जो है फाइनल माइनस इनिशियल होता है। आप ठीक है माइनस ही रखिए इसको, क्यों इसलिए माइनस रखिए, क्योंकि मैंने क्या किया था कि इधर पॉजिटिव मान लिया था, इधर नेगेटिव मान लिया था, ठीक है। आप ये ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे एक्स एक्सिस होता है तो इसमें पॉजिटिव इधर होता है, नेगेटिव इधर होता है, तो आप नेगेटिव हमेशा इस साइड को मान के चलिए। तो पहले इनिशियली क्या था, एम यू से जा रहा था इधर की ओर, और लौट क्या रहा था, माइनस ऑफ एम यू के साथ, ठीक है। तो फाइनल क्या है, माइनस एम यू माइनस ऑफ इनिशियल क्या है, इक्वल टू माइनस 2mu, ठीक है ना। तो साइन का चक्कर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम आ रहा था, मतलब मैंने डायरेक्शन उल्टा माना था, तो उसको करेक्ट कर लीजिए कि डायरेक्शन हमेशा जो आपके राइट साइड है, आपका जो राइट साइड है उसको आप पॉजिटिव मानिए और लेफ्ट साइड को नेगेटिव मानिए, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चल गया। अब इसमें क्या डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन तो मतलब दिया ही हुआ है, मतलब आप इसको पढ़ लीजिए, आपको डायरेक्शन के बारे में कैसे क्या लिखना है, स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा कुछ, वो पता चल जाएगा। डायरेक्शन बताने का सिस्टम यहाँ पर सही है, ठीक है ना। कैसे बताएंगे किस डायरेक्शन पे है, डायरेक्शन क्या बोलते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल का वॉल पे क्या फोर्स है ये पूछ रहा है ये, ठीक। दूसरे केस में क्या आ रहा है, यू इस पे आ रहा है। अब इस यू का आप कॉम्पोनेंट बनाइए पहले, ठीक है। यू का आप कॉम्पोनेंट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इस वाले u का कंपोनेंट बनाइए। मैं ये उल्टा बना रहा हूँ क्योंकि ये उल्टा दिख रहा है, इसलिए मैं उल्टा बना रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मुझे ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं था। ये क्या है, 30 डिग्री है ना। ये क्या है, u है, तो u cos थीटा हो जाएगा, u cos थीटा ये हो जाएगा। थीटा क्या 30 डिग्री है, 30 का ही सीधा लिख लीजिए, 30। और ये क्या हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो अपना u जा रहा है, मतलब 30 डिग्री पर जो बॉल जो है स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट हम अलग निकाल रहे हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग निकाल रहे हैं, ठीक है। लौटने वाले का देखिए, एक्चुअली इसको ना ऐसे ना बनाइए, क्योंकि ये ऐसा बना दूंगा तो थोड़ा मैं बड़ा करके आपको बताता हूँ, राइट। कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि रिजल्टेंट हमारा उस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो हम रिजल्टेंट क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में ही रखेंगे। अब क्लियर है, अब ज़्यादा क्लियर आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये बीच से यू जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो यू cos थीटा 30 डिग्री क्या है, पैरेलल लाइंस का अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स से हमने इसको 30 बताया है, ठीक है। u cos 30 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा, u sin 30 डिग्री, इसका भी क्या हो जाएगा, u sin 30 डिग्री, 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, u cos 30 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत। अब इसे माइनस में रख लीजिए क्योंकि उल्टा जा रहा है। अब एक और चीज़ आप यहाँ पे गौर कीजिए, अभी जब आगे आएंगे मैथमेटिक्स पे जो इसमें लिखा हुआ है, बट इसमें आप एक चीज़ गौर कीजिए कि इनिशियल जो इसकी जो y कंपोनेंट था, ठीक है ना, जो y कंपोनेंट था वो u sin 30 था, और फाइनल भी क्या है, u sin 30 है। मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, fy इक्वल्स टू 0, fy इक्वल्स टू 0। क्यों बोला 0, जरा पॉज कीजिए, सोचिए। मैं fy मैंने फोर्स जो y डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको मैंने 0 बताया है, ठीक है। फिर से अगर इसको आपको समझना है, पॉज करके अगर आप हटा चुके हैं तो आप इसको समझिए कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। मास तो हमको ठीक है मान लिया, एक्सलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम।
अब फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, आप माइनस कीजिए, ये वाला पोर्शन जो है आपको जीरो मिल जाएगा। मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, मतलब जीरो एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट ही एक्सेलरेशन हुआ, बट जनरली हम लोग ऐसा मानते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल रहे हैं तो कम से कम कुछ तो वैल्यू हो, बट जीरो भी एक वैल्यू है, कांस्टेंट ही एक्सेलरेशन है ये भी, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये केस है। वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो जीरो आया है, जो कि कांस्टेंट ही है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस बनता है। और यहाँ पर Fy जो फोर्स है वो जीरो है, ठीक है। अब आप Fx निकालेंगे तो वो निकाल सकते हैं, ठीक है, हमको ज़रूरत नहीं है निकालने का, बट थोड़ी आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी हो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ। चलिए हम Fx भी निकालते हैं। Fx की वैल्यू कितनी आती है देखते हैं। Fx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास इंटू वी फाइनल। वी फाइनल क्या था, माइनस कॉस 30 डिग्रीज यू कॉमन ले लेते हैं, है ना, क्योंकि इधर भी u है, माइनस कॉस 30 डिग्रीज। कॉस 30 कितना होता है, कैसे याद रखेंगे आप, साइन कॉस, ठीक है, 0 30 45, ठीक है, ऐसे चलता है ना। तो 0 1/2 1/√/2, ठीक है, ये वैल्यू जो है वो बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है, √3/2, ठीक है, लास्ट में क्या होता है 1 होता है, ये तो आपने याद किया ही होगा। तो उल्टा इसका हो जाएगा 1 √3/2, ठीक है। तो आप यहाँ से ले लेंगे mu, ठीक है, माइनस आ जाएगा एक, इक्वल्स टू माइनस का mu, माइनस मैंने यहाँ से निकाला है ना, माइनस माइनस ये अभी प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में, तो माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, प्लस ले लिया, √3/2 प्लस √3/2 हो जाएगा अपना 2√3/2 √3 आ जाएगा, √3 इक्वल्स टू माइनस √3। ठीक है, तो ये बस मैं ये निकालने को बता रहा हूँ कि निकल सकता है, बट यहाँ पर एक कैच है। मैंने इतना सवाल जवाब तो कर दिया, बट यहाँ पर क्या कैच है दोस्त, ये कैच है जो किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा अभी तक। बाई टी दिस इज मिसिंग, बाकायदा इसमें फोर्स है, इसमें कुछ मतलब, ठीक है, अब आते हैं उस चीज़ पे। चलिए फिर उधर से ही शुरू करते हैं। मैंने इतना तो कर दिया, कई लोग फॉलो किए होंगे, मेरे ख्याल से 90% ऐसे लोग होंगे जो इसको मेरे साथ फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ मैंने एक गलती की जो आपने ध्यान नहीं दिया। क्या गलती किया मैंने, टाइम का जो डी फैक्टर है ये हमको पता नहीं है, ठीक है। तो ये बताने का मेरा दो मकसद था। पहला तो ये कि इसमें फोर्स है, टाइम की वैल्यू कुछ तो होगी ही, हमको नहीं पता है ऑल्दो, बट कुछ तो टाइम की वैल्यू होगी ही, ठीक है। पहला चीज़ तो ये कि मतलब फोर्स इसमें है, कुछ तो फोर्स का वैल्यू है, क्योंकि टाइम का वैल्यू है यहाँ पर, तो फोर्स का भी वैल्यू है यहाँ पर। इतना समझ में आता है कि Fx कुछ तो एक वैल्यू है। चूंकि ये कैलकुलेट नहीं हो सकता क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ या टाइम बहुत छोटा है, तो हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे थे कि फोर्स इनटू टाइम करते थे, इक्वल टू डेल्टा पी आता था। लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया आपको। दोनों बातों का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको टाइम नहीं पता है तो भी आप मोटा मोटा ये बता सकते हैं कि हाँ फोर्स का वैल्यू तो है। हमने इस केस में वही किया, एफ वाई वाले केस में, ठीक है। हम उस केस में यही कर रहे थे कि उसमें जो चेंज इन मोमेंटम था वही जीरो था। वहाँ भी मैंने टी का वैल्यू ये किया था और मैंने इसको डेलिबरेटली रोक के रखा था कि आपको ये गलती पकड़ते हैं या नहीं, ठीक है। अगर आपने ये गलती पकड़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपने पिछला लेक्चर अच्छे से समझा है। अब आपको मतलब मोमेंटम नहीं, इम्पल्स और फोर्स में अंतर पता चल रहा है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपको लगा कि नहीं सब कुछ सही हो रहा है, तो आप यहाँ पर गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि डेल्टा पी जो आया था, यानी कि एफ वाई इंटू टी जो था, ये डेल्टा पी जीरो हो गया था क्योंकि हमारा वेलोसिटी कट गया था। मतलब कि एफ वाई यहाँ पर जीरो है। यहाँ पर एफ एक्स हम निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि टी का फैक्टर हमको पता नहीं है, और टी इतना ज़्यादा छोटा होता है कि पता नहीं होता है कि क्या होता है, मतलब क्या होना चाहिए उसका वैल्यू। तो इससे क्या होता है कि हम बस ये पता जरूर कर सकते हैं कि भाई फोर्स की वैल्यू है या नहीं है, फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इतना पता कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़
कि यहाँ पर एक्चुअली जो हम काम कर रहे थे वो मोमेंटम निकालने का काम कर रहे थे, एफ एक्स इंटू टी निकालने का काम कर रहे थे। ठीक है, इसको यहाँ से हटाइए और यहाँ पे टी लिखिए इक्वल टू एम यू। ठीक है, ये किस चीज़ के बराबर है, पी एक्स के बराबर है, डेल्टा पी एक्स के बराबर है। ठीक है, मतलब कि डेल्टा पी एक्स की वैल्यू अगर कहीं पर है तो वहाँ पर एटलीस्ट आप ये बता सकते हैं कि फोर्स की भी वैल्यू है। ठीक है, उस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू। ठीक है मित्रों, और क्या रह गया, बस ये देखिए अब यहाँ पर पी एक्स एम यू कॉस थीटा ये हमने बता चुके हैं आपको। चलिए थोड़ा क्लियर कर ले इसको ताकि आपको समझ में आया। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको टाइम नहीं भी पता हो तो एटलीस्ट आप रेट मोमेंटम चेंज कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। कहने का मतलब फोर्स जीरो है या कुछ वैल्यू है, ये आप बता सकते हैं। ठीक, इनिशियल मोमेंटम हम लोग देख चुके हैं ये यू कॉस थीटा से, और फाइनल मोमेंटम ये है, ये है, ये है। अब इसमें क्या है, माइनस माइनस लिया हुआ है। क्यों माइनस लिया हुआ है, क्योंकि ये नीचे की डायरेक्शन में है। कहाँ गया ये यू साइन थीटा, ये वाई एक्सिस होता है ना, वाई पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, तो ये नीचे की ओर जा रहा है ना वेलोसिटी यहाँ पर, तो ये इसका माइनस यू साइन थीटा लिया। मैंने डायरेक्शन दिखाया हुआ है इसलिए मैंने नहीं लिया है। और दोनों केस में सेम ही था तो वो भी कारण था कि मैंने नहीं लिया, बट आप मान के चलिए कि आपको डायरेक्शन मान के लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, एनईटी नीट के एग्जाम्स वगैरह में आप उड़ा सकते हैं डायरेक्शन, कंसर्न दिमाग में अगर डायरेक्शन सेट है तो, नहीं तो आपको ये लेना पड़ेगा। अब यहाँ से बताइए अब कहाँ गया, डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स एंड द फोर्स इज सेम एज इन। ठीक, अब यहाँ से मुझे क्या पता चला, हमने अभी कैलकुलेट किया ना, एफ एक्स टी कैलकुलेट किया और एफ वाई टी कैलकुलेट किया, जहाँ पर मैंने टी नहीं लिखा था एफ वाई वाले केस में। ये क्या आया था हमारा, जीरो आया था, इसका वैल्यू कुछ तो आया था। ठीक है, यहाँ पर कुछ वैल्यू था, हमको नहीं पता है क्या वैल्यू था, लेकिन कुछ वैल्यू था। वो देख मतलब माइनस करके आप निकाल लीजिए। वो कुछ आया था ना यार, क्या आया था, -√3 करके आया था। ठीक है, -2 से 2 कट गया था, हाँ √3 mu कुछ करके आया था। ठीक है ना, तो इससे हमको ये क्या पता चलता है कि अगर मोमेंटम जीरो है तो मतलब सॉरी मोमेंटम की वैल्यू है मतलब फोर्स की भी वैल्यू है, और मोमेंटम जीरो है तो फोर्स जीरो है, यानी कि एफ वाई जो फोर्स है वो जीरो है। मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है इस केस में, इस केस में भी फोर्स की डायरेक्शन जो है ये नॉर्मल की तरफ है, मतलब ये जो अपना टेबल का लाइन था उससे 90 डिग्री पे इसका फोर्स लग रहा था। ठीक है, क्लियर है मित्रों इतना। ठीक, क्यों इसको मैंने किया, क्योंकि यहाँ पर एफ वाई फोर्स जीरो आ गया था, यहाँ पर तो ऑलरेडी दिख रहा था, इसको बस आप स्टेटमेंट से लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको इसके टर्म्स में बताना हो पहले वाले केस को, दूसरे वाला केस थोड़ा सा मतलब बताने की नज़र से सिंपल है। पहले वाले केस में आप क्या कर सकते हैं ना, आप क्या कर सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री ले सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब इसको कंपोनेंट में तोड़िए, क्योंकि ये कंपोनेंट में तो आगे भी तोड़ा हुआ है, आप यहाँ पे देखे थे ना, कंपोनेंट में तोड़ा हुआ था, इस जगह पे कंपोनेंट में तोड़े हुआ था। तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है इसमें, तो कंपोनेंट में अगर हम तोड़ते हैं, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हुआ, तो मैं वर्क स्पेस बढ़ा लूँ अपना। ठीक है, कंपोनेंट में हम तोड़ते हैं तो हम क्या लिखेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू, इनिशियल वाला बात है, पी एक्स आई बोल देते हैं इसको, पी एक्स आई इक्वल्स टू एम यू कॉस 0 एंड पी एक्स एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम यू कॉस 0। ठीक है, ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ, राइट। पी वाई आई इक्वल्स टू एम यू साइन 0 एंड पी वाई एफ इक्वल्स टू एम यू साइन 0। डायरेक्शन चेंज नहीं होता है ना। ठीक है, अब आपको साइन 0 का वैल्यू पता है, तो ये इसको हम फर्दर लिख सकते हैं इक्वल टू 0, ये हो गया 0। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि ये वैल्यू ही 0 है, तो डेल्टा पी वाई क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0।
इम्प्लाइज एफ डेल्टा टी या एफ टी ही रही, एफ डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा एफ वाई डेल्टा पी वाई। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या है, इसकी वैल्यू क्या इक्वल टू 0 हो गया, मतलब कि अब टाइम तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि टकराए तो है बॉल, बट एफ वाई 0 हो सकता है, यानी कि एफ वाई यहाँ से इम्प्लाइज एफ वाई छिप तो नहीं गया, एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहाँ से हमने क्या बोल दिया, एफ वाई इक्वल टू 0, मतलब इस केस में भी क्या हो रहा है कि फोर्स जो है अलोंग द एक्स एक्सिस लग रहा है, और दूसरे केस में तो अपने को यहाँ दिख ही गया था कि फोर्स जो है यहाँ पर आपको ये दिखाना पड़ेगा मतलब करके कि भाई फोर्स जो है वो कैसे 0 हो रहा है, क्योंकि मोमेंटम चेंज जो है वाई डायरेक्शन में 0 हो रहा है, इसलिए फोर्स भी क्या हो रहा है 0 होता जा रहा है। ये चीज़ आपको करके दिखाना पड़ेगा। अब रेशियो पूछा है, रेशियो तो क्या ही है, मतलब अब वो तो आप देख के निकाल ही सकते हैं। ठीक, आ जाइए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है, कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन मतलब होता है किसी चीज़ को वेस्ट होने से रोकना, कंजर्व करना, किसी चीज़ को वेस्ट होने से रोकना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि मोमेंटम वेस्ट नहीं होता है। कहने क्या मतलब है, मोमेंटम कंजर्व्ड है। कहने क्या मतलब है, इनिशियल जो मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, ये भी अगेन आइडियल लाइफ का सिचुएशन है जहाँ पर इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि और भी फोर्सेस लग रही होती हैं। ठीक है, इनफैक्ट इस वाले केस में मतलब हाँ ठीक है, अब अपन आइडियल केस मान के ही चलेंगे। अब एयर का रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन विक्शन कहीं कहीं नेग्लेक्टेड होता है तो हम उसको नेग्लेक्ट ये करके चलेंगे। अब इसमें समझिए आप बात कि एक बुलेट को गन से फायर किया, इसमें जो एग्जांपल्स हैं आपने कभी मूवीज़ में देखा होगा, एक गन फायर किया गया हुआ है। अब ये फायर करके ऐसा हाथ खुद ही क्यों उठता है, या आपने देखा होगा LOC का मूवी या फिर कोई ऐसा जिसमें बड़ा सा गन लेकर 303 गन जो होता है पुलिस के पास, वो चलाते हैं और पीछे की ओर भागता है, तो हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए सबसे आसान एग्जांपल समझिए आप, एक दीवार है, दीवार पर आपने एक मुक्का मारा, दीवार छोड़िए आदमी को मारा आपने। ठीक है, आपने किसी से बहसा बहसी हो गई, किसी को आपने एक मुक्का मार दिया। ठीक है, उसको तो चोट लगा ही लगा क्योंकि उसको आपने मारा है, आपको क्यों चोट लगा। ठीक है, तो आपको चोट लगा थर्ड लॉ से, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन से, क्योंकि आपने मारा और आपके हाथ पे भी चोट लगा, उसके तो लगा ही लगा, आपके भी चोट लगा। दूसरा चीज़ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है कि जितना आप आगे की ओर लगा रहे हैं मोमेंटम, उतना ही मोमेंटम वो पीछे की ओर छोड़ के भागता है। ठीक है, ठीक, और ये क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो आप ये पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि गन का जो हम केस, यहाँ पे पहला जो एग्जांपल था गन का केस था, उसमें मोमेंटम ऑफ गन क्या था। ठीक है, PG मान लेते हैं और मोमेंटम ऑफ बुलेट PB मान लेते हैं। अब PG जो होगा इक्वल्स टू PB होगा, माइनस अपोजिट डायरेक्शन होगा ना, गोली आगे निकला गन पीछे गया तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, PG प्लस PB इक्वल्स टू 0, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये पढ़िएगा, वही चीज़ लिखी हुई है। आइसोलेटेड सिस्टम में, दैट इज सिस्टम विथ नो एक्सटर्नल फोर्स, म्यूचुअल फोर्सेस बिटवीन पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स कौन से, गोली और बंदूक, ठाई, can cause momentum change in individual particles, but since the mutual forces for each pair are equal and opposite, the momentum changes cancel to pair and the total momentum remains unchanged। ठीक है, अब इसमें ये बोलना चाह रहा है कि एक गन है और उसमें एक गोली है, या कोई भी दो सामान है जो आपस में रगड़ा रहे हैं, टकरा रहे हैं, उनमें मोमेंटम जनरेट हो रहा है। ठीक, तो उसके कारण क्या हो सकता है कि उसके इंटरनल सिस्टम में कुछ और वाइब्रेशंस भी हो सकते हैं, लेकिन उन वाइब्रेशंस में भी पेयरिंग का सिस्टम होगा, हर पेयर एक दूसरे से टकरा रगड़ा रहा होगा और वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और नेट जो सिस्टम का जो ये होता है कंजर्वेशन जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड रहता है। ठीक है,
ठीक है, अब इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं बताने को। एक अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ठीक है। अब कोलिजन ऑफ द टू बॉडीज़, एक ये लास्ट चीज़ देखते हैं और इसको हम लोग अभी रैप करते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। इनफैक्ट इसको यहीं रैप करते हैं, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में शुरू करते हैं कोलिजन वाले पार्ट से। ठीक है, अब स्टोरी की बारी है। स्टोरी कहाँ पर थे हम लोग? साइबर कैफ़े पे। तो हुआ क्या कि साइबर कैफ़े में पहुंच गया, पहले दिन पहुंचा, 3-4 साइबर कैफ़े गया था, मेरे मैंने हॉस्टल से थोड़ा दूर पे था और गर्मी का सीज़न था क्योंकि मई का महीना रहा होगा। तो अब यार वो हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं वापस जाऊं और फिर वो लेकर के आऊं। मैंने बोला ठीक है आते हैं। तो मैं शायद शाम को या नेक्स्ट डे कभी तो गया था, शायद शाम को ही गया था, याद नहीं है इतना। ठीक है, ये लेकर गया। फिर मैंने उसका आंसर की वगैरह आ गया था, तो आंसर की से मैंने मैच करना शुरू किया। अब ये ऑफिशियल आंसर की था या कोचिंग का आंसर की था इसका मुझे याद नहीं है, बट कोई आंसर की था जिसे मैंने मैच करना शुरू किया अपने क्वेश्चन पेपर को लेकर के। ठीक है, आज 15-20 मिनट का टाइम लगा होगा। भाई साहब मतलब मैथ्स में जो है वो 3-4 सवाल एक्स्ट्रा मेरे गलत हो गए थे, मतलब आई वॉज वेरी क्लोज, बट वो पता नहीं कैसे गलत हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री तो ऐसे भी मतलब ठीक ही था, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री तो बहुत बढ़िया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब वो किसको कैसे तोड़ता है, किसको कैसे तोड़ता है, ये मेरे समझ के बाहर की चीज़ थी। अब अंत में जब वो फिजिक्स था ना, तो फिजिक्स मैंने भगवान को प्रणाम किया कि भगवान यही मेरे को पार करा सकता है। वैसे उन दोनों का मार्क्स देख के लग रहा था कि अब शायद ही मुश्किल ही है कि मतलब IIT प्रीलिम्स जो हो रहा है, जेईई मेंस जो आजकल बोलते हैं, वो हमारा हो पाएगा, मतलब मेरा हो पाएगा। तो फिर मैंने फिजिक्स का मार्क्स जोड़ना शुरू किया। तो फिजिक्स में मेरे ऑलमोस्ट 80-90% सवाल जो थे वो सही थे। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सही थे। ठीक, अगर वो मैथ से 5 सवाल और उधर के 3-4 सवाल सही हो गए होते ना, जो मेरे को लग रहा था मेरे को आता था या मैं सही कर सकता था, वो सही हो जाते तो फिर मेरा पक्का पक्की IIT का प्री तो हो रहा था, मेंस तो फिर होता तब देखते। तो वो जो सरदर्द जो उठा था मेरा 2 एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट के बीच में, फुल लेंथ मॉक टेस्ट के बीच में, वो काफ़ी कुछ अपना कहर ढा रहा था मेरे पे और मैं उसको समझ नहीं पा रहा था कि मैं इसको कैसे हैंडल करूँ। IIT का एग्ज़ाम भी दे दिया, ठीक है, वेल बिफोर टाइम मैंने कंप्लीट भी कर लिया, बट स्टिल वो मार्क्स नहीं आ पाए। ठीक है, मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली 10-15 मार्क्स अराउंड से मेरा वो रह गया। IIT का जो इनिशियल स्टेज होता है, प्री था उस टाइम बोलते थे जो। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्या करूं। तो उसके बाद मेरा क्या था ना कि मैंने IIT देने के बाद ये था कि यार मतलब प्राइवेट कॉलेज नहीं जाऊंगा। मतलब ठीक है, प्राइवेट कॉलेज को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट एक मन में इच्छा होती है ना कि आपकी भी कुछ इच्छा होगी कि भाई मैं US जाऊँ पढ़ने के लिए, UK जाऊँ पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं है कि इंडिया को बुरा बोल दिया हो या किसी दूसरे देश को बुरा बोल दिया हो, आपको आपकी बस चॉइस है। मेरा भी वैसे ही चॉइस था कि मैं प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाऊँगा। मैंने VIT वेलोर और SRM तो और चेन्नई में था। ठीक है, तो मतलब बहुत दूर था घर से, इतना दूर जाने की इच्छा नहीं था। मैं चाह रहा था कि कोई मतलब नॉर्थ इंडिया में ही मिल जाए कहीं पर। ठीक है, तो 11 के आसपास मेरा ये हुआ, IIT का एग्ज़ाम हुआ। 15-16 के आसपास क्या था, मेरा VIT वेलोर का एग्ज़ाम था शायद 26-11, हाँ 16-17 के आसपास VIT वेलोर का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो मैंने वो VIT वेलोर का तो एग्ज़ाम में मतलब पहुंच गया देने के लिए, उसके लिए मैं कोई तैयारी नहीं की थी अलग से। भाई उसका जो सवाल देखे ना, और व्हेन आई सी लुक बैक, मैंने आज के डेट से मैं जब पीछे देखता हूँ, इनफैक्ट वो मैं कॉलेज में गया था तभी भी मैं पीछे देखता था, IIT का सवाल VIT वेलोर का सवाल से ईजी लगता था मेरे को। भाई 4-4, 5-5 लाइन का क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। आजकल क्या पूछते हैं मुझे नहीं आइडिया है, बट उस टाइम पे 4-4, 5-5 लाइन का वो लोग क्वेश्चन पूछते थे। मैं बोले यार ये तो पढ़ने में ही टाइम निकल गया 1 मिनट सवाल पढ़ने में निकल गया, 1 मिनट में एक सवाल बनाना था। तो मतलब थोड़ी रीडिंग मेरी स्लो थी, तो वो एक नेगेटिव फैक्टर था वहाँ पर। बट अल्टीमेटली वो मतलब बेकार ही गया, इच्छा भी नहीं थी और वो बेकार ही गया। तब क्या हुआ कि आई वॉज लाइक इन डायलेमा कि यार अभी AIEEE का 25-26 के आसपास एग्ज़ाम था, हार्डली मेरे ख्याल से 10 दिन का टाइम बाकी था। ठीक है, अब ये 10 दिन का टाइम बाकी है और मेरा हालत आप समझ सकते हैं कि मैं ऑलरेडी जान चुका हूँ कि मेरा प्री में नहीं हो रहा है, IIT का प्री में नहीं हो रहा है। ठीक है, VIT वेलोर तो मैंने ऐसी मतलब दिमाग में था। SRM मैंने दिया भी नहीं था, SRM मैंने भरा था शायद, बट दिया नहीं था। एक और मैंने कोई एग्ज़ाम दिया था, बिटसेट दिया था। बिटसेट में भी ठीक ही स्कोर था, लेकिन उसमें भी रह गया था। बिटसेट भी मेरा मन था कि चलो हो जाता चला जाऊँगा। बिटसेट से बिट्स प्लान ही का होता है ना, तो वो मैंने दिया था। तो बट ये था कि वो तो खैर बाद की बात थी। अभी मैं ये सोच रहा था करूँ तो क्या करूँ। अब बिटसेट थोड़ा लेट था, मतलब मेरे ख्याल से अप्रैल मई में था, मई में थोड़ा लेट में था बिटसेट।
अप्रैल में लास्ट एग्ज़ाम एक था एयर ट्रिपल ई जो आज के डेट में मतलब NITs वगैरह के लिए एग्ज़ाम AEEE थ्रू होता था। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो थोड़ा मतलब दिमाग का जो उस समय पोजीशन था ना बहुत हिला हुआ सा था कि क्या करूं, अब फिर से 1 साल रिपीट करना पड़ेगा, फिर से ये करना पड़ेगा, फिर से वो करना पड़ेगा। थोड़ा पेशेंस मेरा लूज़ हो चुका था। ठीक है, पेशेंस लूज़ होने का एक आध दो और फैक्टर था। मैं 10th में था तो मैंने फादर जो थे एक्सपायर कर गए थे, और वहाँ से मतलब थोड़ा मेरे ऐसा लगता था कि मतलब वैकेंट सा जीवन में लगता था, और इस चीज़ को मतलब नहीं समझ पाता था, मैंने कहीं एक्सप्रेस नहीं किया इस चीज़ को। तो वो एक था इशू मेरे साथ। तो अभी क्या करूँ तो अचानक मेरे भैया दो मेरे कज़न ब्रदर्स हैं, एक तो पहले से ही थे जो मैंने आपको बताया लक्ष्मी नगर में पहले से ही रह रहे थे, उनके अपने ब्रदर थे, वो आए थे बैंगलोर से। तो हम दोनों बैठे हुए थे, मतलब ऐसे ही तीनों लोग बैठ के बात कर रहे थे कि क्या करें ऐसा कुछ डिस्कशन चल रहा था। तो अचानक से हमारा प्लान बन गया हरिद्वार जाने का। ठीक है, कि चलो हरिद्वार चलते हैं, एंड आई वॉज लाइक कि चलो चलते हैं, मतलब इतना दिमाग भसड़ हो चुका था ना। ही सेड कि चलो चलते हैं, देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, बस वो 2 घंटे में प्लान बना और हम लोग निकल चुके थे। निकल के पहले हम लोग कहाँ गए, कश्मीरी गेट गए थे शायद। अब उस समय मैं दिल्ली में नया था तो मेरे को याद भी नहीं है, अभी पूछूंगा तो ही बता पाऊंगा एग्जैक्टली कौन सी जगह थी। पहले हम लोग शायद कश्मीरी गेट गए थे, कश्मीरी गेट नहीं गए थे शायद, कश्मीरी गेट गए थे शायद पहले, क्योंकि और फिर उसके बाद हम लोग आनंद विहार गए थे, और हमें बस नहीं मिल रहा था। और जो भी बस दिख रहा था कि भाई ये हरिद्वार की तरफ जा रही है या उसके रूट पे जा रही है, मेरे को रूट का आइडिया भी नहीं था। मैं कहाँ, उस समय इतना मोबाइल थोड़ी होता था, इतना ज्ञान नहीं था, उन लोगों को पता था, बट मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मुझे बस ये था कि हरिद्वार कैसे भी पहुँचना है। ठीक है, तो हम जो बस देख रहे थे बहुत ज़्यादा भीड़ था। ठीक है, एक बस में भी घुसने का जगह नहीं, छत पर लोग बैठे हुए हैं। कम से कम 10 बस की जगह 2 बस तो दिख रही थी, 2 में से सारा इतना बेतरीका फुल था कि आप कुछ कह नहीं सकते उस चीज़ का, कुछ कर नहीं सकते। कश्मीरी गेट पे भी कुछ नहीं था, इधर भी कुछ नहीं था, मिला जुला के अब क्या करें। तो हम लोग पहुँच गए स्टेशन। मतलब लिटरली जो मेरे जस्ट बड़े भैया हैं वो ही सेड कि चलो वापस चलते हैं हॉस्टल, बट उनसे बड़े जो थे वो बोले कि नहीं, चलना है तो चलना है। तो बस इसी धुन में थे, और हम लोग पहुँच जाते हैं आनंद विहार स्टेशन। अब क्या हुआ नहीं हुआ ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।